हेलो डियर दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई मजे से कर रहे होंगे। तो आज दूसरे बायोलॉजी के कैप्सूल लेने की बारी है, यानी हम दूसरे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। उसे किस तरीके से लिखना है ये भी हम क्लियर आउट करने वाले हैं। तो देखिए, जो बायोलॉजी में क्वेश्चन है ना, वो रिपीट तो होते ही हैं और ऐसे मतलब फिक्स क्वेश्चन ही है, फिक्स चैप्टर है जहाँ से आपके पास क्वेश्चन बनाए जाते हैं। देखिए, जो स्ट्रेटजी होती है 80-20 का रूल, सब 80% आपकी हो गई है तैयारी। अब यही जंग बाकी है 20% की, और ये 20% ही डिफाइन करेगा कि आपके कितने प्रतिशत आ सकते हैं नंबर, टॉप कर सकते हैं या एवरेज। टॉपर से तो देखिए, टॉपर्स जो होगा होगा, जिसने तैयारी की है भाई वो तो होगा ही। और आपने भी अगर तैयारी की है तो सोचे कि मैं ही टॉपर हूँ। बस आपका जो जुनून है, जो लक्ष्य है, वो बड़ा ही होना चाहिए। अगर बड़ा लक्ष्य रखेंगे तभी तो उसके नीचे तक पहुंच सकते हैं। अगर लक्ष्य ही छोटा टारगेट कर लिए तो भाई उससे नीचे गिर गए तो फिर उठना मुश्किल हो जाता है। तो आज हम देखते हैं बायोलॉजी के दूसरे कैप्सूल यानी दूसरे क्वेश्चन दीर्घोत्तरी को हम कैसे डिफाइन करेंगे। इसमें पूछा गया कि अनुवांशिक कूट से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं क्या है। अनुवांशिक कोडान भी लिख सकता है। अब इसमें जो कोडान है उससे ही हमें रिलेटेड वो क्या है, आखिर कोडान क्या है। तो अगर बायोलॉजी पढ़ते हैं तो कोडान नाम सुन के आपके ब्रेन में एक फिगर तो बनी रहा होगा कि 3-3 ऐसे करके कुछ होता है कोडान, और उनकी संख्या 64 ऐसा कुछ करके आ रही होगी। तो भाई वही है, उसी को हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपको अनुवांशिक कूट को लिखना है, यानी सबसे पहले आप अनुवांशिक हेडिंग डालेंगे अनुवांशिक कूट। अनुवांशिक कूट, जेनेटिक कोड। ये आपके पास एक कोड वर्ड है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है बायोलॉजी यार। इसमें गेमिंग खेला जा रही है। हम कोई जैसे वो चार्ट बना के गेम खेलते हैं, वैसे इसमें कोड है। अब बायोलॉजी के लिए कोड बनाया गया कि हम कैसे बनाते हैं, तो इसे कोड को पढ़ना है। तो कोड बनेगा क्या से भाई, सबसे पहले हम इसके संगठन में देखेंगे। तो जो इसकी डिफिनेशन है वो हम लिख सकते हैं, डीएनए अणुओं में उपस्थित तो ये हो गई आपके पास डिफिनेशन। फर्स्ट हमने डिफिनेशन लिख लिया कि आखिर हम अनुवांशिक कोड कहते किसे हैं। तो आप डीएनए अणु में उपस्थित नाइट्रोजनस क्षारकों का वह समूह जिसमें प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के लिए संदेश निहित रहते हैं, उसी को हम अनुवांशिक कूट या जेनेटिक कोड कहते हैं। आप यहाँ डीएनए की जगह आरएनए भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि डीएनए से डायरेक्टली प्रोटीन तो बनता नहीं है, लेकिन डीएनए के बिना
बनता भी नहीं है। तो आपको यहाँ पे दिखाना होगा सेंट्रल डोग्मा। तो आपको सेंट्रल डोग्मा अगर याद होगा कि डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से बनता है प्रोटीन। तो ये आपके पास होता है सेंट्रल डोग्मा जिसे बोला जाता है। डीएनए से आरएनए ये क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। फिर यहाँ से ट्रांसलेशन कहलाता है। तो ये कैसे मतलब होते हैं? इसमें जो नाइट्रोजनस क्षार होते हैं वो ए टी सी जी पाए जाते हैं और इसमें ए यू सी जी पाया जाता है। यानी टी की जगह आपका यू आ जाता है तो वही क्या कहता है? वो आरएनए आ जाता है। वो क्योंकि उसमें आरएनए में जो नाइट्रोजनस क्षार होता है वो थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। तो आपको ये याद रखना है और यही है वो कोड वर्ड। और इन्हीं नाइट्रोजनस क्षारकों के आधार पे वो कोड बनाए गए हैं। तो ए टी आप अगर एक मिले ATCG इन्हीं से मिलके 14 कोडांस बने हैं। 14 कोडांस सॉरी 14 नहीं 64 कोडांस का निर्माण हुआ है यही ATCG। ये बार बार मतलब क्या होते हैं कि मतलब रिपीट भी होते हैं। ये नहीं कि ये रिपीट नहीं हो गया। अभी इनकी हम विशेषताएं देखेंगे तो आप हम देखेंगे कि ये कैसे लिखे जाते हैं। इन्हीं ATCG में से हम 3-3 का लेके 64 कोडांस बनाते हैं और ये 64 कोडांस मिलके 20 एमिनो अम्ल बनाते हैं। 20 एमिनो अम्ल। ये 20 अमीनो अम्ल का फॉर्मेशन करते हैं और ये 20 अमीनो अम्ल मिलके क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। क्योंकि जो प्रोटीन होती है वो अमीनो अम्ल से मिलके बनी होती है और 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं और 20 प्रकार के अमीनो अम्ल किससे बनते हैं? तो वो आपके जो नाइट्रोजनस क्षार हैं उनसे बनता है 64 कोडांस। त्रिक त्रिक का नियम होता है कि 3-3 नाइट्रोजनस क्षार एक साथ आते हैं और वो बनाते हैं यहाँ पे आपके पास अमीनो अम्ल और यहाँ से होता है आपके पास पूरा फॉर्मेशन होता चला जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं डीएनए या आरएनए में 4 नाइट्रोजनस क्षार पाए जाते हैं। इसमें 2 अनुक्रम ऐसे होते हैं कि जो रिपीट नहीं होते हैं, बाकी सभी रिपीट होते चले जाते हैं, जिन्हें मतलब बोला जाता है नॉन कोडेंस वो नहीं दिखाते हैं। अब इसमें आपके लिखनी है विशेषताएं कि आखिर विशेषताएं क्या हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे अनुवांशिक कूट की विशेषताएं अब आपको यहाँ पे विशेषताएं लिखनी है। आपको विशेषताएं में क्या लिखना है कि ये अनुवांशिक कूट कैसे लिखे जा रहे हैं। तो आप लिखेंगे इनकी विशेषताओं में अनुवांशिक कूट त्रिक न्यूक्लियो
ये आपके पास पहली विशेषता हो गई कि अनुवांशिक कूट के त्रिक न्यूक्लियोटाइड्स का होता है और एक जीन पर तीन न्यूक्लियोटाइड्स का समूह एक अमीनो अम्ल का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा था, यही इसकी विशेषताएं में लिखनी है। फिर आप देख रहे हैं कि हम जब भी ये कोड मतलब तीन तीन का लिख रहे हैं तो हम कोई भी यहाँ पे कामा नहीं लगाते, तो आप लिख सकते हैं अनुवंशिक तो आपकी दूसरी विशेषता वही होगी कि अनुवांशिक कूट लिखते समय कामा का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी जो अनुवांशिक कूट होते हैं वो कामा विहीन होते हैं। फिर आप नेक्स्ट एक और लिख देंगे कि अनुवांशिक कूट विकृत होते हैं, विकृत होते हैं। अब ये विकृत से जैसे ही आप लिखेंगे कि अनुवांशिक कूट विकृत होते हैं, तो विकृत वर्ड आते हैं ना कि आपके दिमाग में ये क्या विकृत क्या होता है भैया, अब इसमें विकृति कहाँ से आ गई। तो विकृत का मतलब ये है कि इसमें कोई चीजें फिक्स नहीं होती हैं कि ए के बाद टी ही सी आएगा, फिर टी ए ही आएगा, मतलब इसमें कोई फिक्स नहीं होता कि कौन किसके साथ मतलब जाएगा। बस आपको इसमें एक अनुक्रम तीन तीन का कोडान बनाता है, लेकिन दो कोडान केवल दो एमिनो अम्ल को छोड़कर, एमिनो अम्ल को छोड़कर। अब ये क्यों लिखा गया कि केवल दो एमिनो अम्ल को छोड़ के, क्योंकि आपके पास जो 20 प्रकार की एमिनो अम्ल पाई जाती हैं उसमें से दो एमिनो अम्ल छोड़ दें तो बाकी आपके पास जो 18 एमिनो अम्ल हैं उनके लिए कोई डेफिनिट कोडांस नहीं है कि हाँ यही कोडांस आएंगे तो यहाँ पे इसे एमिनो अम्ल का फॉर्मेशन होगा। वो फॉर्मेशन 18 में से किसी का हो जाएगा, लेकिन दो होते हैं उनके लिए फिक्स होता है कि यही कोडांस आएंगे तभी इस एमिनो अम्ल का सिक्रीशन मतलब निर्माण होगा। तो यही होता है अनुवांशिक कूट और इसकी विशेषताएं। तो जब भी आपसे पूछा जाए तो इतना आपको अपने एग्जाम में लिख के चले आना है और आपके 5 नंबर वहां पे एग्जामिनर्स आपको देके आने ही पड़ेंगे। हेडिंग आपने अच्छे से डाली, फिर उसके बाद सबसे पहले अनुवांशिक कोड की परिभाषा लिखी, थोड़ा सा इसे समझा दिया आपने कि कैसे कैसे ये परिवर्तित हो रहा है। जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन, और यहाँ पे आप लिख देंगे ट्रांसलेशन, अगर हिंदी में लिखे तो स्थानांतरण। और यहाँ पे वही होता है अनुक्रमण अनुलेखन, ये अनुलेखन हो गया, ये ट्रांसलेशन हो गया। अनुलेखन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे अनुलेखन हो रहा है ना, ये डीएनए पॉलीमरेज होता है तो ढूंढ ढूंढ के ATCG को लेके आएगा और फिर उसके बाद वहां से RNA के हिसाब से वो परिवर्तित होंगे, टी के साथ यू आ जाएगा, फिर ए के साथ जो टी जुड़ता था वो यू जुड़ेगा और टी की जगह आपका यू परिवर्तित होता चला जाएगा। फिर वो जो हेलिकेज होती है तोड़ती है, फिर जब ये अलग अलग खंडों में जुड़ जाते हैं, जैसे ऐसे ऐसे ये होता है ना कि ATCG, फिर दूसरा खंड होता है तो यहाँ पे TAGC, इस तरीके से होता है। तो ये फिर अलग, मान लीजिए अब ये दूसरा बना रहा है तो अगर मान लीजिए अब एक मिटा दे तो फिर उसको ढूंढ के लाता कौन है, तो वो डीएनए पॉलीमरेज या RNA पॉलीमरेज होती है। तो वो फिर इन एंटी कोडांस को लेके आती है और कोडांस के साथ जोड़ती है। एंटी कोडांस का मतलब कि हमेशा जो A होता है वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड T के साथ जुड़ता है और जो C होता है वो डबल ट्रिपल बॉन्ड G के साथ जुड़ता है, GC या TA या TA या AT, आप कोई भी आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि A के साथ T ही क्रम में लिखेंगे, आप TA भी कर सकते हैं, CG है तो GC भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि A के साथ T ही जुड़ेगा, C के साथ G ही जुड़ेगा। और जब यही RNA हो जाता है तो यहाँ पे आपके पास क्या आता है, U आ जाता है। तो इन सभी का अनुलेखन कैसे आ रहे हैं तो वही अनुलेखन कहलाता है और यही होता है कोड। तो आपको अपने आंसर में इतना लिख के आना है और आपके एग्जामिनर से आपको नंबर दे के जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर आप इतना डिफाइन कर देंगे थोड़ा तो उन्हें कहेंगे हाँ इस बच्चे ने मतलब मस्तीबाजी नहीं की है कि मतलब जो भी मन में आया वो बस लिखा है रिपीट,
जिसने पढ़ा है और लिखा है। बस यही इंप्रेशन आपको एग्जाम पे छोड़ के आना है और आपके जो रिजल्ट हैं वो बेस्ट तो बनेंगे ही। तो अगर आपको सेशन जरा सा भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ मेरे छोटे भाई बहन अपने दोस्तों, अपने जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और आपकी ये जो हमारी फैमिली है वो थोड़ी बड़ी हो सके। और बड़ी होगी तो हम आपस में डिस्कशन करके अच्छे तरीके की क्लास और लाते रहेंगे और आपके जो भी डाउट हो तो बस एक सिंगल कमेंट आप कर दीजिएगा, आपके आंसर मिल जाएंगे। तो अगेन इस क्लास का करते हैं यहीं पे द एंड और आपके साथ हम मिलते हैं तीसरे कैप्सूल यानी बायोलॉजी के तीसरे क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो अगेन थैंक यू, ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी।